नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका वीकली करंट अफेयर्स को, जो आपका 21 जून से लेकर 27 जून 2021 का है। और पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 होगा आपका। तो चलिए इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो पहली न्यूज़ लिखी हुई है, हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। तो लिखा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आईजीबीसी ने यह नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। एनएचएसआरसीएल नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को सक्षम करने के लिए एक उपकरण है। यह रेटिंग सिस्टम नए हाई स्पीड रेल स्टेशनों को डिजाइन और निर्माण के दौरान कम ऊर्जा खपत को लागू करने में सक्षम बनाएगा। यह प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सहायक होगा। आईजीबीसी की ग्रीन एचएसआर रेटिंग का मकसद कंप्यूटर अनुभव को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। आईजीबीसी एक हरित भवन है जो ऊर्जा दक्ष, कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला और कम पानी का उपयोग करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा 2001 में की गई थी। याद रखना, सीआईआई का निर्माण नहीं हो रहा 2001 में। सीआईआई सबसे पुरानी आपकी जो क्या बोल सकते हैं आपके फर्म्स हैं उनमें से एक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री से बोला जाता है। मैंने बताया था आपको कि 1895 में ये आपका बन के तैयार हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट है वो टीवी नरेंद्रन है इस समय पर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आती न्यूज़, तो लिखा हुआ जमशेदजी एन टाटा पिछली सदी के दुनिया के शीर्ष परोपकारी बने। तो ये भारत के लिए गौरव का विषय है। तो लिखा हुआ बीते दिनों ह्यूरॉन रिसर्च एंड एडलगिव फाउंडेशन द्वारा सदी के 50 वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची निकाली गई है। इस सूची में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा को पहले नंबर पर रखा गया है। जमशेद एन टाटा जी ने लगभग 102.4 बिलियन डॉलर्स के दान के साथ पिछली सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बने। 102.4 बिलियन डॉलर, इतनी किसी की संपत्ति नहीं होती, ठीक है ना। इन्होंने दान कर दी थी। तो लिखा टाटा ने 1892 में अपने एंडोमेंट की शुरुआत की थी। इसमें मुख्य रूप से टाटा सन्स की आय से स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों के लिए दान दिया जाता था। टाटा समूह का कुल परोपकारी मूल्य टाटा सन्स का 66% है, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए टाटा का नाम आपने देखा होगा कि टाटा का जब नाम लिया जाता है तो बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। टोटल अपने जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसका 66% ये किस में लगा देते हैं, परोपकार के कामों में लगा देते हैं, जो लगभग 100 बिलियन डॉलर का है। अच्छा, बात करें तो सूची में 74.6 बिलियन डॉलर्स के दान के साथ दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चलता है। इसके बाद हेनरी वेलकम है 56.7 बिलियन डॉलर्स के साथ। हार्वर्ड यूजैस है आपका 38.6 बिलियन के साथ। वॉरेन बफेट है 37.4 बिलियन डॉलर्स के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर। भारत में अगर रिसेंट की बात की जाए तो अजीम जी प्रेम जी आते हैं 22 बिलियन डॉलर के साथ 12वें स्थान पर है। आपको बता दें कि पिछली शताब्दी में कुल वैश्विक दान 832 बिलियन डॉलर के आसपास था। इसमें 503 बिलियन डॉलर फाउंडेशन एंडोमेंट से, जबकि 329 बिलियन डॉलर व्यक्तिगत दान से आए हैं। इस सूची में अमेरिका के 39 परोपकारियों का नाम शामिल है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैरीटाइम के लिए विशेष ऑर्बिट्रेशन केंद्र बनाया गया। तो लिखा हुआ गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किए। इस ज्ञापन का मकसद GIMAC यानी गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिट्रेशन सेंटर को बढ़ावा देना है। यह देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र होगा जो मैरीटाइम और शिपिंग से जुड़े किसी भी विवाद के संबंध में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। GIMAC गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा। अगस्त तक इस केंद्र के खोले जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि भारत में 35 से ज़्यादा आर्बिट्रेशन केंद्र हैं, लेकिन इनमें एक भी ऐसी नहीं है जो केवल मैरीटाइम क्षेत्र के मामले देखता हो। आर्बिट्रेशन जो बोला जाता है वो मध्यस्थता के लिए आता है, ठीक है ना। अच्छा, लिखा हुआ लिहाजा भारत में इस तरह के केंद्र की शुरुआत करने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल मैरीटाइम और शिपिंग क्षेत्र के लिए आर्बिट्रेशन के संबंध में वैश्विक स्तर पर लंदन को ही वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का पहला समुद्री विरासत परिषद NMHC। तो लिखा हुआ समुद्री राज्य विकास परिषद के 18वीं बैठक में NMHC यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स पर चर्चा हुई। NMHC भारत का पहला समुद्री विरासत परिसर है। इसे गुजरात के लोथल में लगभग 350 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाना है। आगे लिखा हुआ है कि इसके विकास में सहयोग के लिए संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परिसर में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। यह भारत की समुद्री विरासत को समर्पित एक विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। NMHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें एक समुद्री संग्रहालय, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, संग्रहालय, मैरीटाइम थीम पार्क,
मनोरंजन पार्क होगा। इसके अलावा परिसर में सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक पवेलियन होगा। इस पवेलियन में ये राज्य अपने क्षेत्र की समुद्री विरासत को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका गुजरात है, गुजरात जो सीमा लगाता है वो राजस्थान से लगाता है, एमपी से लगाता है और महाराष्ट्र से लगाता है, ये आपने याद रखना है। बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। कैपिटल जो है गांधीनगर, सबसे बड़ी जो सिटी है वो अहमदाबाद है। टोटल डिस्ट्रिक्ट आपको 33 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी बीजेपी से हैं, और लेजिस्लेचर देखेगा तो यूनिकैमरल दिखेगा, 185 सीट यहाँ पे हैं विधानसभा में। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखें तो राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 26 सीटें यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का देखें तो गुजरात हाई कोर्ट यहाँ का है। वहीं अगर यहाँ के सिंबल्स की बात की जाएगी तो देख लेते हैं, तो यहाँ का सॉन्ग है जय जय गरावी गुजरात बाय नरवाड ने लिखा हुआ है। कैलेंडर अगर देखेंगे तो मैमल्स अगर देखेंगे एसिटिक लॉइन है, ये याद रखना, जहाँ गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, इस वाले में यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, ठीक है ना, जो आपका सौराष्ट्र रीजन में। बर्ड की अगर बात करेंगे ग्रेट फ्लैमिंगो, जिसके आपने देखा होगा ये गुलाबी गुलाबी टाइप का आपको देखने को मिलता है। फ्लावर की अगर बात करें मैरीगोल्ड है। फ्रूट की अगर बात करें मैंगो, यहाँ का क्या है राज्य बोल सकते हैं आपका क्या है, फल है। वहीं अगर ट्री की बात करेंगे तो बनियान ट्री आपका जो कौन होता है, बरगद का पेड़ है। इसके अलावा आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है यहाँ पे आपका मरीन नेशनल पार्क है, और यहाँ पे आपको वंसदा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी देखने को मिलेगी। कच्छ की खाड़ी इस तरफ है और खंबात की खाड़ी इस तरफ है आपकी, अरेबियन सी से लगे हुए। चलिए आगे चलते हैं। रण ऑफ कच्छ का है तो देख लीजिए, रण ऑफ कच्छ, ये कच्छ रीजन है आपका, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इसे, ठीक ना, भारत का, कच्छ को। अच्छा आगे चलते हैं। तो ओलंपिक थीम सॉन्ग तू ठान ले, ये लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है, तो आप जानते होंगे, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, और ये आपके जो है ये मोहित चौहान है जो सिंगर हैं आपके और कंपोजर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो लिखा हुआ है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के लिए आधिकारिक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। थीम सॉन्ग के शुरुआती बोले तू ठान ले। ओलंपिक दिवस यानी 23 जून के दिन ही यह सॉन्ग लॉन्च किया गया। इसके साथ ही मंत्रालय ने कई तरह की एक्टिविटीज जैसे क्विजेस, सेल्फी पॉइंट्स आदि के जरिए राष्ट्रव्यापी अभियान चीयर फॉर इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यह थीम सॉन्ग हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। इस थीम सॉन्ग को मोहित चौहान ने कंपोज किया है और गाया। ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं आपके मोहित चौहान, ये आपने याद रखना है। गौरतलब है कि ओलंपिक खेल पिछले साल जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें टालना पड़ा था और 2021 में इन्हें आयोजित करने का फैसला लिया गया था। इस बार के लिए भारत की तरफ से 100 से भी ज़्यादा एथलीट ने क्वालिफाई किया है। 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे। अभी कहाँ है आपका, ये कहाँ होना है, तो देख लीजिए। अच्छा अगर मैं रिंग्स की बात करूंगा तो आपकी कितनी 5 रिंग है। ऊपर जो ब्लू रिंग है वो आपका किसको दिखाती है, यूरोप को दिखाती है। ब्लैक रिंग आपके अफ्रीका को दिखाती है। जो आपकी रेड है वो दिखाती है आपको किसको, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स बोथ को, नॉर्थ और साउथ। वहीं अगर येलो की बात की जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट को दिखाती है, और अगर ग्रीन की बात की जाए तो ओशिनिया रीजन को दिखाती है, ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा ये रिंग्स किसने बनाई थी, तो उनका नाम था बैरन पेरे दी कॉबर्टीन। इन्होंने ये रिंग्स क्या की थी, फॉर्मुलेट की थी। अगर मैं समर ओलंपिक की बात करूंगा तो आपका जो 2016 का संस्करण था रियो में हुआ था, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में। टोक्यो 2020 पिछले साल होने थे, पर कोरोना महामारी के चलते 2021 में पोस्टपोन्ड हो गए, अगस्त में होने, तो टोक्यो में होने आपके। इसके बाद आपके 2024 में होंगे समर ओलंपिक, और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया आपका जो अमेरिका है वहाँ पर होंगे आपके कब 2028 में। अगर मैं विंटर ओलंपिक्स की बात करूंगा तो प्योंगचैंग में हुए थे 2018 में, ये साउथ कोरिया में। उसके बाद बीजिंग 2022 में होंगे चाइना में। उसके बाद देखा जाएगा तो मिलानो कॉर्टिना में होंगे 2026 में, इटली में। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपका जो क्या था कि 1894 का आपका ओलंपिक मतलब आईओसी क्या हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और 1896 में आपके पहले के हुए थे समर ओलंपिक के हुए थे आपके, ऑर्गेनाइज्ड हुए थे, कहाँ हुए थे, एथेंस में हुए थे, जो गढ़ माना जाता है ओलंपिक्स का, एथेंस ग्रीस में आपके हुए थे। पर अगर पूछा जाता है कि आपके जो विंटर ओलंपिक्स हैं, विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये याद रखना आपने 1924 से स्टार्ट हुआ था। और पहला जो विंटर ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका, तो ये भी आपने याद रखना, ये हुआ था आपका पेरिस में, नहीं चैमोनिक्स में, फ्रांस में हुआ था, ये आपने याद रखना है, चैमोनिक्स, ये आपने याद कर लेना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग 2021 हुई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कंपनी के 44वें एनुअल जनरल मीटिंग में आगामी योजनाओं की घोषणा की है। रिलायंस ने ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस के लिए सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी मानी जाती है, के साथ पार्टनरशिप की है, सरकारी कंपनी है। तो लिखा सऊदी अरामको के चेयरमैन यासिर अल रुमायन को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में रिलायंस कंपनी बोर्ड में शामिल किया गया है। रिलायंस अगले 3 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
गुजरात के जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का उत्पादन, आंतरायिक इंटरमिटेंट ऊर्जा का भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और फ्यूल सेल फैक्ट्री के लिए 4 गीगा फैक्ट्री बनाने की योजना होगी। कंपनी आगामी 10 सितंबर को गूगल और जियो के साझा प्रयास से निर्मित एक किफ़ायती स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने जा रही है। आगे लिखा हुआ है, रिलायंस की इस मीटिंग में उपस्थित गूगल अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि हम जल्द ही 5G पार्टनरशिप के लिए रिलायंस जियो के साथ मिलकर काम करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा है कि व्हाट्सएप और जियो मार्ट के एकीकृत रूप से कार्य करने के लिए रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच ट्रायल जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है जो भारत के लिए बोल सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ नहीं है, कि चीन ने तिब्बत में शुरू की पहली बुलेट ट्रेन। और एक और चीज़ है कि ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे बुलेट ट्रेन बना सकती है कौन? चाइना वहाँ पे बिल्ड करेगा, ठीक है ना। तो हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है। सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो वहाँ पे चलती है आपकी, वहाँ आप जानते हो वन पार्टी नेशन है, कि 1 जुलाई को होने वाले शताब्दी समारोह से पहले इस ट्रेन को शुरू किया जाएगा। आप जानते हैं कि 1 जुलाई को फाउंड हुई थी आपकी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसके आपके कौन थे फाउंडिंग, जो आपके फाउंडर थे वो बोला जाता है किसको? माओ जेडोंग को। अच्छा आगे लिखा हुआ, यह ट्रेन 435.5 किलोमीटर लंबे लहासा निंगची खंड लहासा निंगची सैंक्शन के, लहासा कैपिटल है किसकी? आपके तिब्बत की, के लिए शुरू की गई है, जो सिचुआन तिब्बत रेलवे का एक हिस्सा है। यह ट्रेन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीन की पहली विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन होगी। आगे लिखा हुआ है, सिचुआन तिब्बत रेलवे चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से शुरू होती है। यान होते हुए यह ट्रेन कॉमडो के माध्यम से तिब्बत में प्रवेश करती है। इसके चलते जेंगडू से लहासा तक 48 घंटे का सफर महज 13 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। निंगची दरअसल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे मेडोंग प्रांत का एक शहर है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी बनेगा, उसी तरफ बनेगा, मतलब तिब्बत की बाउंड्री लगती है वहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ जब उतरता है। चीन ने पहले अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। भारत चीन सीमा विवाद में 3,488 किलोमीटर की लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC शामिल है। लिहाजा इस ट्रेन को चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यदि चीन भारत सीमा पर कभी भी संकट की स्थिति पैदा होती तो यह रेलवे लाइन रणनीतिक सामग्री की डिलीवरी में चीन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अच्छा, भारत का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत का भी आपका जानते हो कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपका स्टार्ट हुआ था कब से? 2017 से। तो इसमें क्या था कि आपका गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आपका, आई थिंक गुजरात की जो बोल सकते हैं साबरमती होते हुए, यहाँ से साबरमती पॉइंट है, वहाँ से मतलब अहमदाबाद मान लीजिए, और आपका कौन सा जो आपका बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है थाने में, उसके पास, वहाँ तक आपका क्या बनना था? पहला आपका क्या बननी है? बुलेट ट्रेन चलनी। इसका जो टारगेट था कि भारत को 2023 तक इसे कंप्लीट करना था, पर लैंड जो एक्विजिशन इश्यूज हैं वो आ रहे हैं कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, लगभग वहाँ पे अभी जो हुआ है 20% ही आपका लैंड एक्विजिशन हो पाया है, जबकि गुजरात में सही है, गुजरात में लगभग 80% के आसपास हो चुका है आपका। तो इसको टाइम लगेगा, अभी मुझे लग रहा है 2023 की जगह 2025 तक ही ये पूरा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आता है आपका मानचित्र चाइना का। तो कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी, जो आपका स्टैटिक जीके में पूछी जाती है, टकलामाटन डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, ये पूछ लिया जाता है। एक अमूर रिवर है जो सीमा साझा करती है आपके मंगोलिया, चाइना और रशिया के बीच में। येलो सी है आपका, यहाँ पे येलो रिवर है, जैसे आपका हुआंगो रिवर भी बोला जाता है। यहीं पे आपकी कहती चाइनीज जो सिविलाइजेशन थी वो बिल्ड हुई थी, जो समकालीन मानी जाती है किसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ये लहासा है, यहाँ पे देख लीजिए ये लहासा है, ये तिब्बत वाला रीजन है पूरा। यहाँ पे मैकोंग रिवर है, यहाँ पे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जैसे शांगपू रिवर भी बोला जाता है। मैकोंग रिवर क्या होती है कि पिछले बार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था, मैकोंग रिवर कहाँ पर अपना पानी गिरा देती है? माउथ किस तरफ है? तो साउथ चाइना सी की तरफ गिराती है। यहाँ पे इंडियन ओशन है और नीचे आपका अंडमान सी लगता है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आपका जापान है, यहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने अभी बताया था कि विंटर ओलंपिक जो हुए थे आपके 2018 के, वो प्योंगचैंग में हुए थे। तो प्योंगचैंग साउथ कोरिया में, हालांकि साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है और नॉर्थ कोरिया कैपिटल है प्योंगयांग, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये आपका देखो ये प्रोविंसेस हैं। आपको पता है कि जो कोविड-19 फैला था वो कहाँ से फैला था? तो हुबई प्रांत से फैला था, यहाँ पर है हुबई की जो एक शहर है जिसका नाम है हुआन, हुआन हुआन, यहाँ से फैला था, बोलते हैं ऐसा तब। ये तिब्बत है, ये सबसे बड़ा क्या प्रांत माना जाता है किसका? सिंजियांग के बाद। सिंजियांग में उइघुर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे विवाद है। चाइना का जो तिब्बत वाला जो रीजन वो भी विवाद का विषय है, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपने शंघाई तो पढ़ा ही होगा, शंघाई यहाँ पर है, ठीक है ना, जिंगशू प्रोविंस में पड़ता है आपका। और बीजिंग कहाँ होगा? बीजिंग, ये बीजिंग देखो, बीजिंग यहाँ पर है, ठीक है ना, बीजिंग पड़ता है आपका हुबई के पास में।
ठीक है ना। उसके अलावा मकाओ हो गया, हांगकांग, ताइवान। ताइवान अपने आप को क्या मानता है, अलग कंट्री मानता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये भारत है और भारत की जो सीमा साझा हो रही है किसके साथ, चाइना के साथ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है इतिहास में आज का दिन आपातकाल के 46 साल। तो 25 जून आप जानते हैं, 25 जून 1975 को आपकी क्या लगी थी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के काले दिनों डार्क डेज के साथ साथ उन सभी लोगों को भी याद किया जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की थी। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया था। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल को लागू करने की सिफारिश की थी और राष्ट्रपति ने तुरंत इसकी घोषणा कर दी थी। इसी दिन तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी कि देश में किसी गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया गया था। आधी रात के बाद ही सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई थी और तड़के सुबह बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, जिसमें आपका जेपी मूवमेंट भी उसी समय चल रहा था, जयप्रकाश नारायण सहित कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी और समाचार पत्रों को कहा गया था कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। इससे प्रेस सेंसरशिप के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखा हुआ है सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणेश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन की वजह से अपनी अपनी पदवी क्या कर दी थी, वापस लौटा दी थी। इसी आपातकाल के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसके जरिए संविधान में किए गए अनेक बदलावों में से एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना। मतलब जो आपका लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया था, 5 की जगह 6 साल कर दिया गया था जैसा राज्यसभा का था। पर बाद में क्या होता है, जब 44वां संविधान संशोधन आता है उसके ठीक 2 साल बाद मतलब 1977 में तो उसे वापस ले लिया गया था। तो यह आपातकाल 1975 से लेकर 1977 के बीच 21 महीने की अवधि तक रहा था। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के गठन का मकसद 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई और सत्ता के दुरुपयोग, अधिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करना था। अनुच्छेद 352 में उस समय प्रावधान था, एक चीज़ याद रखना है, ये नाम जरूर याद रख लेना यार आप लोग, कौन सा, जेसी शाह कमेटी पूछी जाती पेपर में, किससे संबंधित थी। चलो आगे पढ़ लेता हूँ। अनुच्छेद 352 में उस समय प्रावधान था कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंदरूनी गड़बड़ी के स्थान पर जो आपका क्या था, बोल सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था ना, उसकी जगह वो क्या ला गए थे, आपका सशस्त्र विद्रोह को ला गए थे, आर्म्ड रिबेलियन, इस वर्ड को जोड़ दिया गया था इसकी जगह, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा हुआ है आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरा, यदि सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। याद रखना केवल 2 ही आपके क्या होते हैं, जो आपके बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स है वो बचे रहते हैं, वो है आपका 20 और 21। एक ऑफेंसेस से रिलेटेड है आपका, एक राइट टू लीव है, बस यही आपके आर्टिकल जब 357 लगता है तो इन पर रोक नहीं लगती, बाकी सारे आपके डाइल्यूट हो सकते हैं। 1977 में आपातकाल के हटने के बाद लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और आज़ादी के बाद देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ आती है क्या है पीटर पैन सिंड्रोम। ये आजकल न्यूज़ में चर्चा में पेपर में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, खासकर यूपीएससी के। तो लिखा हुआ है कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग का यौन शोषण करने वाले 23 वर्षीय आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत देने का कारण है आरोपी का पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित होना। पीटर पैन सिंड्रोम शब्द पहली बार 1983 में डॉक्टर डेने किले द्वारा लिखित पुस्तक पीटर पैन सिंड्रोम मैन हु हैव नेवर ग्रोन अप, जो कभी भी क्या नहीं होता, ग्रो नहीं कर पाता, देखा गया था। उन्होंने इसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना के रूप में वर्णित किया था। पीटर पैन सिंड्रोम का आधिकारिक तौर पर एक स्वास्थ्य विकार के रूप में नहीं जाना जाता है, ना तो इसके लक्षण और ना ही इसके कारण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हालांकि हेल्थलाइन के अनुसार यह किसी की दिनचर्या, संबंधों, कार्य नैतिकता को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। कनाडा विश्वविद्यालय के अनुसार यह सिंड्रोम उन लोगों को प्रभावित करता है जो बड़ा होना नहीं चाहते हैं और बड़े होने में असमर्थ महसूस करते हैं, यानी ऐसे लोग जो वयस्क तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग अभी बच्चे की तरह होता है। वर्तमान में इस सिंड्रोम को साइकोपैथोलॉजी नहीं माना गया है। हालांकि पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में वयस्कों में भावनात्मक रूप से अपरिपक्व व्यवहार देखा जा सकता है या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति या संस्कृति का हो, या पुरुषों में ज़्यादा प्रतीत होता है। नेक्स्ट चलते हैं, संजय गुप्ता बने IAMAI के चेयरमैन।
तो लिखा हुआ है इंडस्ट्री बॉडी IAMAI ने गूगल इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता को अपना चेयरमैन चुना है। 2 साल यानी 2021 से लेकर 2023 के लिए उन्हें चेयरमैन के रूप में चुना गया है। वह अमेजॉन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अमेजॉन इंडिया के प्रबंध अमित अग्रवाल का स्थान लेंगे। फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को IAMAI का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह यात्रा.com के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव श्रृंगी की जगह लेंगे। इसके अलावा रेजर पे के CEO और सह संस्थापक हर्षिल माथुर को संगठन का कोषाध्यक्ष चुना गया, जो टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष सत्यन गजवानी की जगह लेंगे। IAMAI का पूरा नाम है इंटरनेट द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन और मोबाइल वैल्यू एडिड सेवा क्षेत्र मसलन लाइव स्ट्रीमिंग, मिस्ड कॉल, अलर्ट, OTT सर्विसेज आदि का विस्तार करना और बढ़ावा देना है। यह सरकार निवेशकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट न्यूज लिखी हुई 3 दिवसीय टाइकोथॉन 2021। तो लिखा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत की। लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ 5 टीमों ने अपने अनोखे खिलौने और गेमिंग आइडियाज पेश किए। 22 से 24 जून तक चलने वाले 3 दिवसीय टाइकोथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए 1567 विचारों को चयन किया गया। ऑनलाइन ग्रैंड फिनाले में डिजिटल टॉय आइडिया का प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि नॉन डिजिटल टॉय कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से फिजिकल इवेंट का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को कुल 50 लाख के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉयकथॉन 2021 में हिस्सा लेने के लिए पूरे भारत से लगभग 1.2 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था और 17,000 से अधिक विचार प्रस्तुत किए गए। टॉयकथॉन 2021 को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, DPIIT, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और AICTE द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। टॉयकथॉन 2021 को नए खिलौनों और खेल विचारों की क्राउड सोर्सिंग करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। वैश्विक खिलौना बाजार लगभग $100 बिलियन का है, जिसमें चीन, अमेरिका, जर्मनी का और जापान का अहम हिस्सा है। मतलब इनका चलता है। और खासकर देखो भारत में जो आपके खिलौने चलते हैं वो किसके चलते, मेड इन चाइना चलते हैं। आपके देखना लगभग 95% सस्ते होते हैं और पूरा जो आपका मार्केट है वो पूरा भरा पड़ा है। एक हिसाब से मैं अच्छा इनिशिएटिव मानूंगा किसका, नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री की। भारत को भी क्या करना है, इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी लानी पड़ेगी। किसमें, टॉयकथॉन में, या मतलब टॉय बनाने में। भारतीय खिलौना बाजार का हिस्सा लगभग $1.5 बिलियन का है। भारत अपनी जरूरतों के 80 से 85% खिलौनों का आयात करता है। याद रखो 80 से 85% बाहर से मंगाने पड़ते हैं आज भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगले साल नौसेना में शामिल होगा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, विक्रांत है इसका नाम। तो लिखा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, याद रखना ये भारत का पहला इंडिजीनियस है, पूछा जा सकता है पेपर में, को अगले साल। अभी कौन है, तो आपका कौन है, INS विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से परचेज किया है, नौसेना में शामिल किया गया। IAC को 2022 में INS विक्रांत के रूप में कमीशन किया गया था। IAC का निर्माण कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जाएगा। IAC भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्र आधारित संपत्ति सी बेस्ड एसेट होगा। यह सिर्फ निम्न का संचालन करेगा: MiG-29 के लड़ाकू विमान, कैमो 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और स्वदेशी रूप से निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। IAC लंबी दूरी पर एयर पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता के साथ बेहद खास सैन्य उपकरण की तरह काम करेगा। इसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग व्यवस्था शामिल होगी। ये इस तरीके का इसका डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 2020 में दुनिया भर में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद लगभग 275 मिलियन थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई देशों में कोरोना वायरस महामारी के दौरान भांग के उपयोग में वृद्धि देखी गई है, कैनबिस जिसे बोलते हैं। इस अवधि में फार्मास्यूटिकल दवाओं के गैर चिकित्सीय उपयोग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 सालों में दुनिया में कुछ हिस्सों में कैनबिस पोटेंसी 4 गुना तक बढ़ गई है। नवीनतम वैश्विक अनुमानों के अनुसार 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 5.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीते साल कम से कम एक बार ड्रग्स का उपयोग किया है। ड्रग्स का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या के 13%, 36.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ड्रग यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। वैश्विक स्तर पर 11 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा ड्रग्स के इंजेक्शन लेने का अनुमान है। इनमें से आधे लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। तो भारत के दोनों तरफ तो मौत है, जहाँ पे क्या की जाती है, ड्रग्स यहाँ से सप्लाई की जाती है बहुत बड़े तौर पे। एक जगह को बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट, जिसके 3 देश उसमें शामिल है। ईरान, जहाँ पे क्या कैनबिस बहुत बड़ी मात्रा में क्या की जाती है, पैदा की जाती है। भारत में अभी भी इलीगल है, ठीक है ना। अच्छा, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और अगर दूसरी तरफ देखें तो एक दूसरी तरफ है गोल्डन ट्राइंगल, जहाँ में म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट न्यूज लिखी हुई है, स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। मैं बता दूं, पिनाका जो है वो धनुष
था किसका, धनुष है किसका, भगवान शिव का। भगवान शिव के नाम पर ही इसका नाम पिनाका रखा गया। ये आपका डिफेंस सिस्टम है, ये क्या आपका डिफेंस सिस्टम है। ये आपने याद रखना कि अगर कोई मिसाइल भारत की तरफ आए तो ये पिनाका डिफेंस सिस्टम क्या कर सकती है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो लिखा डीआरडीओ ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट और 122 कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर रेंज में किया जाता है, वहीं पर ही किया जाता है, जो आपका चांदीपुर रेंज है वहीं से किया जाता है मेनली। इन रॉकेट्स को एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए दागा जा सकता है। लॉन्च के दौरान रॉकेट्स के मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का विकास लंबी दूरी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह उन्नत रेंज संस्करण 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। 45 किलोमीटर का होगा तो कर देगी। भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए 122 कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करण 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। यह उन्नत रॉकेट प्रणाली मौजूदा 122 ग्रेड रॉकेटों की जगह लेगी। इस रॉकेट प्रणाली का विकास पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट एंड द हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये आपकी कौन है, ये आपकी डीआरडीओ की लैब्स है। डीआरडीओ की पूरे भारत में लगभग 52 आपकी क्या लैबोरेटरी है अलग अलग नाम से। डीआरडीओ की अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1958 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन दी नॉलेज। अगर बात की जाए आपके मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल की, तो वो आपके राजनाथ सिंह है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है आपके, ये चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसकी पेरेंट एजेंसी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया हनी अलायंस। तो लिखा हुआ है कि हाल ही में कई बड़ी पैकेज्ड कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने इंडिया हनी अलायंस आईएचए के गठन की घोषणा की है। एक सेकेंड है। इन कंपनियों में डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हमदर्द लैबोरेटरीज, ब्रिज हनी, कश्मीर हनी और हितकारी हनी शामिल है। आगे लिखा हुआ है कि इस गठबंधन में देश भर के शहद कंपनियां, निर्यातक, मधुमक्खी पालक, किसान, प्रसंस्करणकर्ता और विज्ञान विशेषज्ञ शामिल है। इस अलायंस का मकसद मिलावटी शहद के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना है। आईएचए भारतीय शहद के लिए सोर्सिंग, परीक्षण, पैकेजिंग आदि की मौजूदा प्रथाओं में सुधार के लिए विज्ञान आधारित गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देता है। प्रमुख ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले शहद में शुगर सिरप की मिलावट मिलने के बाद इस गठबंधन के लिए कदम उठाए गए। मतलब कि मिला देते शहद में शुगर सिरप मिला देते हैं, तो आपने देखा वो चीनी चीनी बन जाती है कई बार। दरअसल बीते साल सेंटर फॉर द साइंस एनवायरनमेंट ने इस मिलावट के संदर्भ में एक परीक्षण किया था। इस परीक्षण में पाया गया कि डाबर, पतंजलि, झंडू और एपिस हिमालय सहित 10 ऐसी बड़ी कंपनियां जिनके शहद में शुगर सिरप की मिलावट, देख लो पतंजलि भी आता है भाई इसमें, ठीक है ना। तो इनके शहद में क्या मिली है, शुगर सिरप की मिलावट, तो मत ही खरीदना इन्हें, ठीक है ना। केवल सफोला हो गया, सफोला का, और मार्कफेट सुहाना हो गया आपका, सोसाइटी नेचुरल हो गया, न्यूट्रल हो गया आपका। ये 3 ऐसे ब्रांड थे जिनके परीक्षण के में पास हुए, इनमें नहीं था। तो अगर आपको क्या खरीदना है, फिलहाल के लिए भी खरीदना है, तो आप सफोला का खरीद सकते हैं, सुहाना का खरीद सकते हैं, या न्यूट्रले का आप खरीद सकते हैं। सीएससी की महानिदेशक सुनीता नारायण है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड 2021। तो आप जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, तो न्यूज़ ये बता दूं कि यूएई में खेले जाएंगे आपके T20 जो वर्ल्ड कप होगा आपका। आई थिंक ये कब से होगा, मुझे लग रहा है नवंबर लास्ट में, 14 नवंबर से। हाँ, इस वर्ष का T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से यूएई, पिछले साल होना था पर आप जानते हैं कोविड के चलते नहीं हुआ था, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। क्रिकेट सबसे छोटे फॉर्मेट की प्रतियोगिता आईसीसी मेंस T20 विश्व कप का 7वां संस्करण है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 14 नवंबर को प्रस्तावित किया गया है। आगे लिखा हुआ है, शुरू में यह प्रतियोगिता 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली थी। पर शुरुआत में जुलाई 2020 में तत्कालीन कोविड-19 एपिडेमिक के कारण आईसीसी द्वारा इस प्रतियोगिता को 2021 तक के लिए क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। फिर अगस्त महीने में आईसीसी ने इसकी मेजबानी भारत को सौंपी थी। आईसीसी द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह स्पष्ट किया है कि वह यह प्रतियोगिता कहीं भी आयोजित क्यों ना हो, मेजबानी का अधिकार भारत यानी बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के पास ही रहेगा। हालांकि बीसीसीआई ने मेजबानी को लेकर आधिकारिक तौर पर आईसीसी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले 2018 में एशिया कप यूएई में आयोजित हुआ था, जिसकी मेजबानी का अधिकार भारत के पास ही था। आपको बता दें कि यूएई में ही इस वर्ष के सितंबर महीने में आईपीएल का आयोजन प्रस्तावित है। फिर से वहीं पे होंगे आपके, पिछले साल भी यूएई में ही हुए थे। इस वर्ष की T20 विश्व कप प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पपुआ न्यू गिनी। देख लो, एक नई टीम आई अब, पपुआ न्यू गिनी, और नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। ओमान तो खेलती है, ओमान खेलते हुए मैंने देखी है, पर पपुआ न्यू गिनी देखते हैं कैसे खेलती है इस साल। अच्छा, आपका जो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये सऊदी अरेबिया आपका गल्फ नेशन से। अब एक चीज़ आपने याद करना है, देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है और यहाँ पे आपका बाब अल मंडेब है, स्टेट लगती है आपकी बाब अल मंडेब।
ठीक है ना। और ये आपने याद रखना है, यहाँ पे क्या आपका रेड सी है और ये गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ये आपका पर्शियन गल्फ है और यहाँ पर जो बीच में लगता है इसे बोलते हैं आपका स्ट्रेट हॉर्मुज स्ट्रेट, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से मेंबर है, तो सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे आपका कतर हो गया, यूएई हो गया, और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, यूएई हो गया ना, और कुछ है, और बहरीन हो गया। अच्छा देख लीजिए, तो यूएई यहाँ पर है और इसकी कैपिटल है आबू धाबी, ठीक है ना। तो पढ़ लेते देखो, अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर बात करें तो 6 मेंबर है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेक्रेटरी जनरल इसके जो है अभी नाइफ बिन फलाह अल हजराफ है, और सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है अभी। और यहाँ की करेंसी अगर देखी जाएगी तो बहरीन में दिनार चलता है, आपका दिरहम चलता है यूएई में, दिनार कुवैत का, ओमान में रियाल चलता है, कतर में आपका रियाल चलता है, सऊदी में भी रियाल चलता है। अच्छा नेक्स्ट न्यूज़ है भाई, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए बुरी न्यूज़ है। तो लिखा हुआ है आपका एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया है। एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान 26/11 हमले के आरोपी हाफिज सईद और जैश प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। एफएटीएफ के प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में बना रहेगा। इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट ग्रे लिस्ट का ही दूसरा नाम होता है, याद रखना। जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तान ने 2018 में दिए गए 27 एक्शन आइटम्स में से 26 को पूरा किया है। अच्छा जी, अच्छा एफएटीएफ नामक अंतर सरकारी निकाय एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट, अच्छा पूछा जाता है एफएटीएफ किससे संबंधित है, एक तो आपका ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है और एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। वॉचडॉग के रूप में काम करता है। यह निकाय उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकना है जिससे समाज को नुकसान पहुंच सके। एफएटीएफ नामक अंतर सरकारी, अच्छा ये तो पढ़ लिया। भारत भी एफएटीएफ के सदस्य राष्ट्रों में से एक है, याद रखना भारत भी क्या मेंबर है, और एफएटीएफ का मुख्यालय आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। ये फॉर्म्ड हुआ था आपका 1989 में, ये आपने याद रखना है। पर्पस क्या होता है इसका, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो कंट्री होते हैं उनमें क्या लगाना आपका, बोल सकते हैं या तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है या ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट होती है मतलब उनके साथ तो बिल्कुल किसी भी तरीके से जो व्यापार होता है उसकी मनाही हो जाती है। वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ वो लोन वगैरह नहीं देता, जैसे ईरान अभी किस में है, ब्लैक लिस्ट में, और आपका जो कौन सा नॉर्थ कोरिया है वो ब्लैक लिस्ट में। अच्छा कुल मेंबर कितने, 39। भारत भी इसका क्या है आपका क्या मेंबर है, प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, ये आपने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑल्सो नोन इट्स फ्रेंच नेम ग्रुप द एक्शन फाइनेंसे इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन द 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7। किसका इनिशिएट था, G7 कंट्रीज का, टू डेवलप द पॉलिसी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन द 2001 इट्स मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द टेररिज्म फाइनेंसिंग। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और मार्कस प्लेयर बता दिए और सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी। ऑफिशियल लैंग्वेज दो है, इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा सुरेश एन पटेल आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या बने, आपके नए प्रमुख बने, ये संजय कोठारी की जगह लेंगे। तो लिखा हुआ है सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वह सतर्कता आयोग के तौर पर कार्यरत थे, मतलब उन्हें क्या बना दिया गया आपका केंद्रीय चीफ बना दिया गया। सीवीसी के तौर पर वह संजय कोठारी की जगह लेंगे। गौरतलब है कि 23 जून को संजय कोठारी का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद से यह पद खाली था। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के जरिए इसका गठन किया गया था। संथानम समिति की सिफारिश पर इस आयोग का गठन कभी पूछा जाता है। चीफ जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो किसकी सिफारिशों पर आया था, कौन सी कमेटी थी, संथानम कमेटी थी, ये आपने याद रखना है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया था। बाय एक्ट ये आ गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे मिल चुका था। 2004 में भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को नामित एजेंसी डेजिग्नेटेड एजेंसी के रूप में अधिकृत किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयोग और दो से कम के होते हैं सतर्कता आयुक्त नियुक्त होते हैं। जैसा आपका किसके साथ, इलेक्शन कमिश्नर के साथ होता है, एक आपका चीफ होता है, बाकी आपके 2 कैसे होते हैं उसके नीचे होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता जो भी कौन है, अधीर रंजन चौधरी है, और गृह मंत्री इसमें शामिल होते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात करें तो ये आपका 1964 में बनी थी एक्ट, और इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था एक्ट 2003 के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 आपके घोषित किए गए। तो लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट
सिटी अवार्ड 2020 के विजेताओं की विस्तृत सूची जारी की है। सामाजिक परिदृश्य, शासन व्यवस्था, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, पेयजल, इनोवेटिव आइडियाज, कोविड इनोवेशन आदि विषयों के आधार पर स्मार्ट शहरों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत शहर को सम्मिलित रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया है। वहीं स्मार्ट शहर अवार्ड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है, याद रखना। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए स्मार्ट शहर इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड दिया गया है। वडोदरा, ठाणे और भुवनेश्वर ने शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 पर कब्जा किया है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को दिया गया, जबकि वाराणसी और रांची ने इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक दृष्टिकोण में 3 जो थे टॉप पे, वो तिरुपति, भुवनेश्वर और तुमाकुरु तमिलनाडु में वो थे। सांस्कृतिक महत्ता के लिहाज से इंदौर, चंडीगढ़ और ग्वालियर। तिरुपति, इंदौर, सूरत स्वच्छता की दृष्टि से, और आपका आर्थिक दृष्टिकोण से इंदौर, तिरुपति और आगरा टॉप 3 में। केंद्र सरकार के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1,78,500 करोड़ रुपए का लागत का 5,924 प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इनमें से 1,46,125 करोड़ लागत के 5,236 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। होप कि आपको पसंद आया होगा। तो उसको जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और जो आपका क्या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करते आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। पर अगर बाई चांस किसी भी तरीके से मिस होती है तो टेलीग्राम और फेसबुक पर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फेसबुक पर भी आप हमें लाइक करें, हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।